नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं का जो विज्ञान है उसके अंतर्गत अध्याय 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इसके बारे में कुछ बिंदुओं पे हम चर्चा कर चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे विद्युत लेपन के बारे में। विद्युत लेपन समझने के लिए कुछ उदाहरणों पर विचार करें। आपने बिल्कुल नई मोटरसाइकिल, नई कार को चमकते हुए देखा होगा। जब इसमें खरोंच पड़ जाए तो चमकदार सतह हट जाती है और नीचे की सतह चमकदार दिखाई नहीं देती। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो धातु होती है ना, मान लीजिए लोहा है तो लोहे के ऊपर किसी दूसरी चमकीली धातु की परत चढ़ी हुई होती है और वह चमकीली धातु जब खुरच जाती है तो वहाँ पर हमको नीचे लोहे की शुद्ध लोहे की सतह दिखाई देने लगती है। ठीक है, ये मान लीजिए लोहा है और लोहे के ऊपर हमने जिंक की परत चढ़ाई है। ठीक है, तो जिंक की परत जब खुरच के अलग हो जाएगी तो नीचे जो लोहा होता है वो हमको दिखाई देता है, इसीलिए वो ज़्यादा चमकदार नहीं होती है। कुछ आभूषणों में भी ऐसा देखा गया होगा। जब इनकी सतह पर परत रहती है तो वे चमकदार दिखाई देते हैं, बाद में उनकी सतह फीकी पड़ जाती है। ठीक है, तो जिस प्रकार से लोहे के ऊपर दूसरी चमकदार धातु की परत वहाँ चढ़ा दी जाती है, उसी प्रकार से अन्य धातु जैसे कि तांबे के ऊपर सोने की परत चढ़ा के और सोने के पानी वाले गहने इस प्रकार से जो है बनाए जाते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप 5। एक बीकर आसुत जल, कॉपर सल्फेट, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, बैटरी, तांबे की 2 प्लेटें लेंगे, है ना। एक बीकर में लगभग 200 ml आसुत जल लेकर उसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डालकर विलयन बनाइए। इसको जो है हम लोग प्रयोग को यहाँ पर देखते हैं। इस प्रकार से जो है आपको व्यवस्था करना है। ये देखिए 2 प्लेटें हैं, एक है एनोड, एक है कैथोड। एनोड क्या होता है हमारा? ऋण ध्रुव होता है और कैथोड क्या होता है हमारा? धन ध्रुव होता है। ठीक है, और तांबे की ये दोनों प्लेटें किसकी है? तांबे की है। कॉपर सल्फेट का यहाँ पर हमने विलयन लिया है तथा इसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को डाला है। जब हम इसको बैटरी से जोड़ते हैं तो कॉपर सल्फेट जो होता है कॉपर आयन और सल्फेट आयन, सल्फेट आयन में टूटने लगता है। ठीक है, अब क्योंकि कैथोड कैसा है? धन ध्रुव है, इसीलिए सल्फेट आयन कहाँ एकत्र होता है? कैथोड पर एकत्र होता है। और कॉपर आयन कहाँ एकत्र होता है? एनोड पर एकत्र होता है। ठीक है, इन इलेक्ट्रोडों को आपस में बदलकर क्रियाकलाप को दोहराइए। आपने इस बार क्या देखा? जब कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है ना, कॉपर आयन और सल्फेट आयन में। स्वतंत्र कॉपर बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ता है ना, मतलब कहाँ जाता है वो? एनोड की ओर जाता है और प्लेट ऋण ध्रुव से जुड़ी प्लेट की ओर आकर्षित होता है और प्लेट पर अवक्षेपित हो जाता है, मतलब वहाँ जाके एकत्र होने लगता है। विलयन में कॉपर की कमी क्षय होती जाती है। इसकी पूर्ति के लिए इलेक्ट्रोड जो तांबे की प्लेट में बना हुआ होता है वहाँ से विलयन में घुल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है उसका कॉपर कहाँ एकत्र होने लगेगा? एनोड पर। तो जो अन्य कॉपर की आवश्यकता होगी वो कहाँ से आएगा? कैथोड पर जो कॉपर उपस्थित है वो कहाँ आने लगेगा? विलयन के अंदर आने लगेगा। इस तरीके से कैथोड की जो प्लेट है वो पतली होने लगेगी और एनोड पर जो कॉपर है वो ज़्यादा एकत्र होने के कारण वहाँ प्लेट मोटी होना प्रारंभ हो जाएगी। इलेक्ट्रोडों को आपस में बदलने पर दूसरी प्लेट पर कॉपर की परत एकत्र होती है। ठीक है, अगर हम एनोड को इधर ला दें, कैथोड को इधर ला दें तो सेम प्रक्रिया यहाँ पर होगी। जो कॉपर है वो दूसरी तरफ एनोड पर जाने लगेगा और जो सल्फेट है वो इधर कैथोड पर आना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड पर जाता है। इस विलयन में एक तांबे की प्लेट को बैटरी के धन ध्रुव से और कार्बन की छड़ लेकर उसे बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कार्बन की छड़ पर तांबे की परत चढ़ाने में भी सफलता प्राप्त होती है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर जो एनोड है वहाँ पर हम कॉपर को हटा के अगर कार्बन की छड़ ले लें तो जो विलयन का कॉपर है वो कहाँ एकत्र होने लगेगा? कार्बन की छड़ के ऊपर। ठीक है, और चारों तरफ से क्या करेगा? कार्बन की छड़ को ऐसे कवर कर देगा। इस विधि को एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? विद्युत लेपन प्रक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए विद्युत लेपन की परिभाषा क्या होगी? विद्युत धारा द्वारा
किसी पदार्थ पर किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन के क्या क्या उपयोग होते हैं? कार के कुछ भागों, नल की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। ठीक है, इन सब पर किसका लेपन करते हैं? क्रोमियम का। क्रोमियम महंगा है, इसीलिए दूसरी वस्तु को क्रोमियम से नहीं बनाया जाता है। वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाकर उस पर क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, विद्युत लेपन की प्रक्रिया द्वारा सस्ती धातु की वस्तुओं पर सोने या चांदी जैसी बहुमूल्य धातु की परत चढ़ाकर आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है, सस्ती धातु का गहना बनाते हैं, उसके ऊपर सोने या चांदी की परत चढ़ा देते हैं। विद्युत लेपन की प्रक्रिया का उपयोग धातु अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने में किया जाता है। तो वहाँ क्या करते होंगे? कैथोड पर अशुद्ध धातु को ले लेते होंगे और एनोड पर शुद्ध, कैथोड पर अशुद्ध धातु को लेते होंगे और एनोड पर शुद्ध धातु को लेते होंगे। और इस प्रकार जो है कैथोड से धातु कहाँ जाती होगी? एनोड की ओर जाती होगी। इस विधि को ही क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन की प्रक्रिया में शुद्ध धातु को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, विद्युत अपघटन का उपयोग अशुद्ध से शुद्ध धातु प्राप्त करने में किया जाता है। खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले लोहे के डिब्बों के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है ना। तो जो खाने के बर्तन होते हैं लोहे के, उनके ऊपर किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है? टीन की। टीन की परत चढ़ाने पर खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आता है और वह सुरक्षित रहता है। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को मजबूत बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है और उसको मजबूत बनाने के लिए उसके ऊपर किसकी परत चढ़ाते हैं? जिंक की परत चढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से विद्युत लेपन के द्वारा एक धातु पर किसी अन्य धातु की या एक पदार्थ पर किसी अन्य धातु की परत चढ़ाकर उसको सुरक्षित किया जाता है। फिर देखते हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर जो है हम लोग देख सकते हैं कि जो विद्युत धारा को हम लोगों ने कहाँ प्रवाहित किया था? कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर, है ना। तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार लिख सकते हो, जब विद्युत धारा किसी विद्युत सुगाही द्रव्य या विलयन में प्रवाहित की जाती है तब विद्युत धारा के प्रभाव से वो विलयन या वो द्रव जो होता है वो अपने अपघटकों में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था जो कॉपर सल्फेट का विलयन था वो किस में परिवर्तित हो गया था? कॉपर में और सल्फेट आयन में। ठीक है, उसके इस प्रकार अपने घटकों में परिवर्तित हो जाने से जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। दूसरा प्रश्न है विद्युत लेपन करने के क्या कारण है? तो आपने यहाँ पे देखा होगा बहुत सारा लिखा हुआ है। क्यों करते हैं? जो हमारे उपयोगी पदार्थ हैं, है ना, विद्युत लेपन की प्रक्रिया से अपने उपयोगी पदार्थों की हम सुरक्षा करते हैं। जैसे नल की टोटी अगर लोहे की बनी है तो उसको सुरक्षित करने के लिए उसके ऊपर विद्युत लेपन करके क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं, जिससे जो क्रोमियम की परत के कारण नल का जो लोहा धातु है वो आसानी से क्षतिग्रस्त नहीं हो सकता है। सस्ती धातुओं के जो गहने होते हैं उनको अच्छा, उपयोगी और सुंदर दिखाने के लिए सोने और चांदी की परत चढ़ा देते हैं, जिससे वे ज़्यादा आकर्षित लगते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात, विद्युत लेपन की प्रक्रिया द्वारा जो अशुद्ध धातुएं होती है, अयस्क होते हैं, उनसे शुद्ध धातु को प्राप्त किया जा सकता है। तो विद्युत लेपन के ये जो सब उपयोग है आप इनका जो है कारण में लिख सकते हैं। निम्न कारणों से जो है किया जाता है। अगला है अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो बहुत सारी हैं, जैसे नल की टोटी है, गैस का बर्नल है, साइकिल का हैंडल है ना। यहाँ पे जो है आपका पूरा आंसर इसका दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला है विद्युत सेल। हम अपने दैनिक जीवन में विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेल या बैटरी का प्रयोग करते हैं। यहाँ कुछ सेल दिए जा रहे हैं। सबसे पहला सेल है वोल्टी सेल। सन 1796 ईस्वी में इटली के वैज्ञानिक अलेक्सांद्रो वोल्टा द्वारा लगातार विद्युत धारा प्राप्त करने, कब? 1796 में। किसने खोजा इस सेल को? अलेक्सांद्रो वोल्टा ने। ठीक है, सबसे पहले बता दूं सेल क्या होता है। सेल वह युक्ति होती है जिसकी सहायता से हम विद्युत धारा को प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहली जो सेल है वो है वोल्टी सेल, जो किसने प्राप्त की है, किसने बनाई है? अलेक्सांद्रो वोल्टा ने। इन्होंने क्या किया है? दो भिन्न धातुओं की दो प्लेटें लेकर और उसको तनिल सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन के अंदर में डुबाया है। यहाँ देखिए, ये एक पात्र है। इस कांच के पात्र के अंदर में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को विद्युत अपघट्य के रूप में, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो अपने घटकों में वियोजित होकर विद्युत धारा को प्रवाहित करने में सहायता करता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो यहाँ पर जो है विद्युत अपघट्य क्या है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, यानी H2SO4, और एक तांबे की प्लेट एनोड के रूप में, एनोड यानी धन ध्रुव,
और एक जस्ते की प्लेट कैथोड के रूप में, कैथोड यानी कि ऋण ध्रुव। ठीक है, तो इस तरीके से एनोड और कैथोड दो ध्रुवों के बीच में जो है यहाँ पर बल्ब लगाकर और उसको कुंजी की सहायता से जोड़ते हैं। जैसे ही यहाँ पर हम लोग इस परिपथ को बंद करते हैं वैसे ही यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में टूटता है और इन आयनों के टूटने के कारण जो है बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, विद्युत धारा का यह स्रोत उनके आविष्कार के नाम पर वोल्टी सेल कहलाता है। सेल के विलयन को विद्युत अपघट्य और धातु की प्लेटों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ये दोनों जो धातु की प्लेटें इन्हें हम क्या कहेंगे? एनोड। एनोड किसका बना होता है? तांबे का, जो धन ध्रुव है। और कैथोड किसका बना होता है? जस्ते का, है ना, जिंक का, जो कि ऋण ध्रुव है। उसके बाद दूसरे प्रकार की सेल है शुष्क सेल। शुष्क सेल में टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि खिलौनों में इसका प्रयोग किया जाता है और इसके अंदर के जो विद्युत अपघट्य होते हैं वो शुष्क होते हैं, इसीलिए हम इसे शुष्क सेल कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं शुष्क सेल किस प्रकार की होती है। शुष्क सेल का जो सबसे बाहरी आवरण होता है ना, यहाँ पर जो इसका सबसे बाहरी आवरण होता है वो जिंक का एक बेलनाकार बर्तन होता है जो ऋण इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करता है। ठीक है, मतलब कैथोड की भांति। इसके अंदर नौसादर या अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य के रूप में भरा हुआ होता है। जिंक क्लोराइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस का पेस्ट भी इसमें भरा हुआ होता है। पात्र के मध्य में मलमल की एक थैली होती है। यहाँ देखिए, ये जो बीच में आपको भाग दिख रहा है ये क्या है? मलमल की थैली है। इस मलमल की थैली के अंदर क्या क्या होता है? एक कार्बन की छड़ बीचों बीच में लगी हुई होती है। मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन का चूर्ण, नौसादर और जिंक क्लोराइड जो है इसके अंदर होते हैं। ठीक है, उसके बाद में मलमल की थैली के बाद में क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की परत चढ़ी हुई होती है, उसमें नौसादर और जिंक फ्लोराइड उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके बीचों बीच में कार्बन की एक छड़ होती है जिसका ऊपरी सिरा बाहर निकला होता है। कार्बन की छड़ के ऊपरी सिरे पर पीतल की टोपी होती है और कार्बन की यह छड़ धन इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की भांति कार्य करती है। पात्र के मुख को चपड़े या पिच से बंद कर दिया जाता है। उसके बाद एक बारीक छिद्र होता है जिसके अंदर बनने वाली गैसें बाहर निकल आती हैं, है ना। इससे जो है बनने वाली गैसें क्या होती हैं? उस छिद्र की सहायता से बाहर निकल सकती हैं। अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए हम दो या दो से अधिक सेलों का प्रयोग करते हैं। तो ये कौन सी सेल है जो हम लोग अपने रिमोट वगैरह में प्रयोग करते हैं टीवी के? वही सेल जो है हमारी शुष्क सेल कहलाती है। इस सेल को मृत सेल कहा जाता। जब क्या कहते हैं, इसमें जो विद्युत अपघट्य है वो क्रिया करना बंद कर देते हैं और पूर्ण रूप से अपने क्रियाफल में बदल जाते हैं, तब जो है विद्युत धारा प्राप्त करना संभव नहीं होता है। तब वो क्या कहलाती है? मृत सेल कहलाती है और अनुपयोगी होती है। अगला क्या है? बटन सेल। बटन सेल एक ऐसा शुष्क सेल है जो छोटे बटन की भांति दिखाई देता है। आपने देखा घड़ियों में, कैलकुलेटर में जो छोटा सा सेल प्रयोग किया जाता है सिल्वर कलर का, उसको क्या कहते हैं? बटन सेल कहते हैं। इसमें जिंक या एल्युमिनियम का एनोड और सिल्वर ऑक्साइड या मरकरी ऑक्साइड का कैथोड यानी ऋण ध्रुव होता है। सोडियम या पोटेशियम ऑक्साइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। बटन सेल चूंकि आकार में छोटे, सस्ते, अधिक समय तक चलने वाले और अधिक शक्तिशाली होते हैं, अतः इनका उपयोग कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कैलकुलेटर, घड़ियां एवं श्रवण यंत्रों के अंदर किया जाता है। सबसे अंत में है सौर सेल। सौर सेल अपने ऊपर पड़ने वाली सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, है ना। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले सेल को क्या कहते हैं? सौर सेल कहते हैं। एक साधारण सौर सेल पे सिलिकॉन की परतें होती है। सिलिकॉन क्या होता है? तो सिलिकॉन जो होता है एक उपधातु होता है जो विशेष स्थिति में जो है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करता है, जिसके कारण इसमें विद्युत का चालन होता है। निचली परत में थोड़ी बहुत मात्रा में आर्सेनिक भी मिला दिया जाता है। यह धनात्मक परत होती है। ऊपरी परत में बोरान बहुत कम मात्रा में मिला दिया जाता है। यह ऋण आवेशित परत होती है। जब इस व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है तो दोनों परतों के बीच विद्युत परिपथ जोड़ने पर विद्युत की क्षीण धारा प्राप्त होने लगती है। ठीक है, तो एक सौर सेल से बहुत ही कम विद्युत धारा प्राप्त होती है, इसीलिए कई सारी सौर सेलों को जोड़ के और सौर पैनल बनाया जाता है। इस सौर पैनल से जो है ज़्यादा मात्रा में विद्युत धारा प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ देखो प्रश्न लिखा हुआ है, वोल्टी सेल में इलेक्ट्रोड तथा विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है?
तो वोल्टी सेल के अंदर विद्युत अपघट्य के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4 का। और तांबे की प्लेट को किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? एनोड के रूप में। और कैथोड के रूप में जस्ते की प्लेट को प्रयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, सौर सेल किसका बना होता है? तो जो सौर सेल होता है वो सिलिकॉन का बना हुआ होता है, और इसमें जो है कुछ मात्रा में आर्सेनिक और बोरान को भी मिला दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद है अगला, यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नांकित में से विद्युत का सुचालक नहीं है। तो कौन नहीं है? अशुद्ध जल। सरल वोल्टी सेल में विद्युत अपघट्य होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। विद्युत धारा किस पदार्थ की दूसरी परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं? विद्युत लेपन। वह उपकरण जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है उसको वोल्टमीटर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साधारण वोल्टी सेल में विद्युत अपघट्य होता है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। किसी विलयन में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। सौर सेल में सौर ऊर्जा को, यहाँ पर क्या आएगा आपका? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इसमें परिवर्तित किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। वोल्टमीटर द्वारा सस्ती धातुओं पर बहुमूल्य धातुओं की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत लेपन कहलाती है। घड़ियों, कैलकुलेटर, ट्रांजिस्टर एवं कृत्रिम उपग्रहों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है उपग्रह शब्द आ रहा है, मतलब वहाँ पर जो है सौर सेल का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इस तरीके से जो है आप ये जो वैकल्पिक प्रश्न है इनको यहाँ पर हल कर सकते हैं। और फिर यहाँ देखिए, क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता है, इसको चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसमें कोई साल्ट मिला सकते हैं, नमक मिला सकते हैं, या सल्फ्यूरिक अम्ल बना सकते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल भी उसके अंदर मिला सकते हैं। ठीक है। आग लगने पर फायरमैन पानी के पाइप का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं, क्योंकि जो पानी होता है, साधारण जल, वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। अगर वहाँ पर जो है पानी की आपूर्ति होती रहेगी, तो अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है आग लगने के दौरान कहीं विद्युत परिपथ में, तो वहाँ पर जो है शॉर्ट सर्किट से और ज़्यादा बड़ी क्षति होने की संभावना होती है। इसीलिए वहाँ पानी का जो आपूर्ति है, विद्युत आपूर्ति है, उसको बंद कर दिया जाता है। अगला है, लोहे के ऊपर जिंक की परत क्यों चढ़ाई जाती है? ठीक है। तो लोहा जो होता है वो ज़्यादा क्रियाशील धातु होता है। जिंक जो लोहा जो है एक ज़्यादा क्रियाशील धातु होता है ना, और उसके जो पदार्थ है, मतलब बेंच वगैरह या जो भी उसका बना हुआ है, उसकी सुरक्षा करने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है। अब यहाँ चौथा प्रश्न है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को समझाइए। तो विद्युत के प्रभाव से विद्युत सुग्राही द्रव में रासायनिक यौगिकों का अपघटित होना विद्युत अपघटन कहलाता है ना, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया को दर्शाने के लिए किसी विद्युत सुग्राही विलयन को एक पात्र में लेकर उसमें धातु की क्षणों को डुबोया जाता है, और उसमें से, मतलब एनोड और कैथोड को, इनमें से एक क्षण को एक सेल बैटरी के धनात्मक सिरे तथा दूसरी क्षण को उसके ऋणात्मक सिरे से जोड़ दिया जाता है, और विद्युत सुग्राही द्रव से जब होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, विद्युत सुग्राही विलयन अपने अवयवों में विभाजित हो जाता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन कहलाती है। ठीक है। मतलब विद्युत सुग्राही द्रव का अपने अपघटकों में विभाजित होने की प्रक्रिया क्या है? विद्युत अपघटन की प्रक्रिया है। फिर बटन सेल के विद्युत अपघट्य धन ध्रुव तथा ऋण ध्रुव के नाम बताइए। तो बटन सेल में सोडियम तथा पोटेशियम ऑक्साइड विद्युत अपघट्य होते हैं। जिंक या एल्युमिनियम का एनोड यानी कि धन ध्रुव होता है, तथा सिल्वर ऑक्साइड या मरकरी ऑक्साइड का कैथोड जो है होता है। विद्युत लेपन के 3 उपयोग बताइए। तो पीछे हम लोग विद्युत लेपन के उपयोग कर चुके हैं, और उनको जो है आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 12।